वेलकम डी स्टूडेंट। मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है मेरे द्वारा यहाँ पे इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर की फ़िलहाल पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं 15 लेसन है। 15 लेसन का ये सेकेंड पार्ट, यानी इससे पहले 15 लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस चैनल पे उपलब्ध है और ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि सब यानी 14 तक के हैं वो अलग अलग पार्ट के वीडियो बने हैं, तो आप देख सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको सजेशन देना है, फीडबैक, या आप कुछ और एक्स्ट्रा मतलब इसमें इफेक्ट या चाहते हैं कि सर इसमें या ये कुछ समझ नहीं आया है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजनीतिक समाजीकरण के साधन। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा हमें हाईलाइट में थोड़ा बता देता हूँ कि समाजीकरण क्या है। तो राजनीतिक समाजीकरण को यहाँ पे समझना है कि राजनीति में कोई व्यक्ति जब भाग लेता है तो वो डायरेक्टली राजनीति में नहीं घुस पाता, मतलब नहीं जा पाता है। वह सबसे पहले छोटा होता है तो उसे धीरे धीरे राजनीति के बारे में समझ आती है, नॉलेज आता है, और वह समझ नॉलेज, ठीक है ना, वह धीरे धीरे समाजीकरण के तौर पे आगे बढ़ती है। यानी वो समाज को अपनाता है और समाज के साथ साथ वो सीखता है राजनीतिक गतिविधियाँ, उसमें भाग लेने की क्रिया वगैरह जो भी है, और इसी तरह से फिर वो राजनीति समाजीकरण से फिर राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो अभी पढ़ रहे हैं वो ये है कि राजनीतिक समाजीकरण जब होता है तो इसके क्या साधन हैं, ठीक है ना। राजनीतिक समाजीकरण के साधन कहें या एक तरह से इसको अभिकरण भी कह सकते हैं। एग्जाम में साधन आ जाए या अभिकरण भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, राजनीतिक समाजीकरण के साधन या अभिकरण, ठीक है ना। तो अभिकरण मतलब कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए समाजीकरण हो जाता है और समाज में ही रहते हुए वो राजनीति के बारे में भी सीखता है, और इस तरह से वो अपनी जो पूरी तरह से अपनी जो व्यवस्था है वो उस राजनीति के प्रति जब अपना लेता है तो राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत होता है। तो अब यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक समाजीकरण यानी किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत जुड़ना, तो ऐसे कौन से साधन है जिसके द्वारा राजनीतिक समाजीकरण होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, परिवार, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, परिवार एक सबसे प्राथमिक, जैसे कहते हैं ना, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। तो राजनीति के बारे में सर्वप्रथम उसे ज्ञात कि वो क्या है और राजनीति के अंतर्गत किस तरह की छोटी मोटी जो नॉलेज है, कैसे छोटा जो स्टार्टिंग जो वो सीखता है राजनीति के बारे में, समाज और राजनीति के बारे में वो स्टार्टिंग में सीखता है, बालक वो परिवार से सीखता है। तो पहला जो यहाँ पे है राजनीतिक समाजीकरण का पहला साधन है वह परिवार है। तो इसके बारे में आप देख लेते हैं आगे क्या है। परिवार जिसे परंपरागत रूप में नागरिक की प्रथम पाठशाला कहा जाता था, ये तो पता ही है कि नागरिक की प्रथम पाठशाला है वह परिवार रही है। नागरिक की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसी तरह से वो यहाँ से राजनीति और समाज के बारे में सीखना शुरू कर देता है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ सिटीजनशिप फैमिली। आगे देखिए, राजनीतिक समाजीकरण का निश्चित रूप से न केवल प्रथम वर्ण सर्वोच्च महत्व का ये अभिकरण है। राजनीतिक समाजीकरण का ये यानी साधन के तौर पे पहला एक महत्वपूर्ण अभिकरण या साधन है परिवार। परिवार बच्चे के जीवन का पहला समूह है जिनके अंतर्गत जिनके अभिन्न अलग अलग भिन्न होते अलग अलग अंग हैं। अंग के रूप में बच्चे का जो विकास है वो प्रारंभ होता है। परिवार का महत्व इस कारण भी है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही समय सीखने के लिए सबसे अनुकूल होता है, ठीक है ना। और यही एक स्टार्टिंग फेज होता है जहाँ से परिवार से रहते हुए बच्चा है वो समाज के बारे में सीखता है, उनके आसपास के वातावरण को समझता है, और ये जो सामाजिक गतिविधियाँ उनके बारे में समझता है, और धीरे धीरे राजनीति के कुछ पक्ष हैं वो भी उसके थोड़े से दिमाग में ऐसे धुनार के रूप में आ जाते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण का पहला अभिकरण साधन हो गया परिवार। तो इसके बारे में जैसे हम यहाँ पे देखें अलग तरह से, तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में बच्चे बाल्यकाल से ही यानी छोटी उम्र से ही रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ जाते हैं। मतलब उस पार्टी से जुड़ना, तो पार्टी का नेचर क्या है, वो क्षेत्र क्या है, राजनीति के बारे में। तो इस तरह से वो जब वो छोटी एज में ही उस पार्टी से जुड़ जाते हैं, मतलब उसका वहाँ पे राजनीति के साथ संबंध बैठ रहा है, वो सीख रहा है, वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो परिवार की साथ शुरुआत में ही रहते रहते वो राजनीति के बारे में सीख जाता है।
तो ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि राजनीति की समझ उसे शुरुआत में थोड़ी सी बहुत कहाँ से शुरू हो जाती है, सीखना कहाँ से स्टार्ट करता है, परिवार से करता है। तो इसी बारे में हम आगे दूसरा देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण का दूसरा आधार या आप कह सकते हैं साधन कौन सा है। तो दूसरा, इसके बाद बच्चा है कहाँ जाएगा, परिवार से थोड़ा बहुत समझदार हो जाता है, वहाँ से फिर वो स्कूल की ओर जाता है, शिक्षण संस्थाओं में जाता है, और शिक्षण संस्थाओं में धीरे धीरे फिर क्या करता है, वो वहाँ से जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है राजनीति के संदर्भ में, वहाँ से यानी राजनीति की समझ उसे थोड़ा बहुत और ज़्यादा जो उसने परिवार से सीखा उससे और ज़्यादा है वो शिक्षण संस्थाओं से उसे प्राप्त होती है। स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय से वो सीखता है, अपने मित्रों के साथ रहता है, तो वहाँ पर डिस्कशन जो राजनीति के बारे में, उनके जो रीति रिवाज या समाज के बारे में, और समाज का राजनीतिकरण यानी किस तरह से सरकार चलती है, राजनीति के बारे में क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ी बहुत और समझ और शिक्षा के माध्यम से भी उस राजनीति के बारे में ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरा है स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थाएं। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना दूसरा साधन। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि व्यक्ति परिवार से बाद आगे राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण अच्छे से विश्वस्त रूप में कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करता है राजनीति के बारे में। उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह स्कूल की ओर जाता है या अन्य शिक्षण संस्था जैसे कॉलेज महाविद्यालय जो है वहाँ पे वो उसका राजनीति के बारे में और अच्छे से वो सीख जाता है और इससे अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है राजनीति से जुड़े सामाजिक वैल्यू के बारे में। और इस तरह से हम यहाँ पे बात करें, स्कूल या अन्य शिक्षण संस्था राजनीतिक समाजीकरण को निर्धारित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण अभिकरण है। परिवार से निकलकर बच्चा स्कूल में ही प्रवेश करता है, परिवार से निकलकर बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, और स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं प्रकट या अप्रकट यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप में या दोनों ही रूप में राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करते हैं। यानी व्यक्ति को ये जो समझ आ जाती है, यानी वो राजनीति के बारे में जो ज्ञान है वो शिक्षण संस्था या अन्य जो स्कूली जो संस्था है जो एजुकेशन संबंधित है, जो राजनीति से जुड़े हुए कुछ ज्ञान है उनको देती है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में वो इसे ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। यद्यपि स्थिति के अनुसार कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः बात यह है कि औपचारिक रूप में शिक्षा प्राप्ति व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण की दिशा की ओर अधिक उन्मुक्त होता है। यानी जो ये स्कूल शिक्षण संस्था है ये राजनीति के बारे में उसे और अच्छा ज्ञान है वो दे देती है, और व्यक्ति है वो राजनीतिक समाजीकरण की ओर उन्मुक्त होता है। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति कम प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर जो कोई नहीं पढ़ा है, वो एजुकेशन में नहीं जुड़ता है, तो वो उसको राजनीति का थोड़ा कम ज्ञान प्राप्त होगा जितना शिक्षित को होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे हम बात करें कि जैसे यहाँ पे माइनर विनर जो अपने एक दार्शनिक विद्वान है उन्होंने कहा है, जिन्होंने भारतीय राजनीति का बहुत व्यापक अध्ययन किया है, विनर ने, तो उन्होंने भारत में समाजीकरण की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की भूमिका का वर्णन किया है कि विश्वविद्यालय है वो बहुत हद तक व्यक्तियों में राजनीति की समझ, समाजीकरण की समझ पैदा करता है। क्योंकि विद्यालय स्तर पर आपने देखा होता है इलेक्शन होता है, और इलेक्शन होने के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सचिव चुने जाते हैं, तो इस तरह से वो जो वोटिंग होती है और वह अपने प्रतिनिधि को सुनते हैं, तो यहाँ पे राजनीति का ही एक छोटा सा कैसे लेवल है वो वहाँ पे बन जाता है। वहाँ पे ये गतिविधियाँ जब होती है तो इस तरह से वो समाजीकरण की भूमिका भी निभाता है और राजनीति के बारे में सीखता भी है। और ये जो एक महत्वपूर्ण चरण है जो राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में यहाँ पे सामने आता है। तो उन्होंने कहा यदि विद्यालय के अधिकारी ऐसी प्रक्रिया यानी शांतिपूर्ण विकास कर ले जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सके, तो विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता की जो समस्या होती है वो दूर हो जाएगी, और विद्यार्थी को राजनीति और सार्वजनिक नीति के बीच संबंधों की विषय में शिक्षित करेंगे तथा एक लोकतांत्रिक समाज के वयस्क नागरिक के रूप में कार्य करने की क्षमता है वो विकसित करेंगे। तो ये जो बात कही है कि ये एक दूसरा एक साधन है जो व्यक्ति को राजनीतिक समाजीकरण के बारे में उन्मुक्त करता है और ज्ञान देता है। तो इस तरह से हम तीसरा आधार ये कह सकते हैं कि साधन देख रहे हैं, तो वो है स्वैच्छिक समूह। स्वैच्छिक समूह का मतलब होता है वे स्वेच्छाचारी संस्थाएं या समूह जो निस्वार्थ भाव से एक राजनीतिक गतिविधियों के रूप में भाग लेते हैं या जो काम करते हैं, तो वे समूह, तो इस तरह से वो राजनीति से मतलब स्कूल और कॉलेज से निकल के हुए उनका संपर्क है वो ज़्यादातर कहाँ है, उनके स्वैच्छिक ऐसे समूह से हो जाता है जहाँ से उसे राजनीति के बारे में और अच्छे से उसके गतिविधियों और उसके राजनीति के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान है उसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। वो समाजीकरण के तौर से इसे अपनाते हुए राजनीति के अंदर अपना भविष्य देखने की सोच सकता है। तो देखिए, राजनीतिक समाजीकरण के प्रसंग में परिवार और स्कूलों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जुड़े जो औपचारिक जो संस्थाएं होती हैं, जिसकी हम यहाँ पे बात करें,
अनौपचारिक समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में हेमजोली और लैंगटन समूह, जो अपने एक बात करें अलग देशों की, तो ये ऐसे समूह थे जो उस कार्य को यानी राजनीतिक समाजीकरण को संपन्न करते हैं। तो सर्वप्रथम इन समूह ने ही बालक को अपने विचार और विचारों के आदान प्रदान की कला सिखाते हैं। यानी ये ऐसे समूह है, स्वैच्छिक समूह का मतलब ये ऐसे समूह जो बालक को और उस गतिविधियों के संदर्भ में वास्तविकता दिखाते हैं, वह अपने विचारों का आदान प्रदान और कह सकते हैं कि एक कला सीखता है कि किस तरह से राजनीति के अंदर रहते हुए हमें किस तरह से लोगों को आकर्षित करना, अपनी बातों को कहना है। और ये जो समझ होती है वो अपने स्वैच्छिक समूह में जब वो आगे जाता है तो उसे ये भूमिका अदा करने का ये काम मिलता है, इससे वो राजनीति के बारे में और अच्छे से परिपक्व होता है। इस अनौपचारिक समूह, ये अनौपचारिक समूह है, ठीक है ना, इस अनौपचारिक समूह का स्थान आगे चलकर औपचारिक समूह ले लेते हैं, क्योंकि ये अनौपचारिक समूह है जो एक तरह से समूह के रूप में होते हैं। अपने दोस्त जो हैं या फिर कुछ ऐसे संगठन है जो इनके राजनीति के बारे में व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, उनके संबंधों के बारे में। फिर यही जो औपचारिक समूह होते हैं वो आगे जाके औपचारिक हो जाते हैं, अनौपचारिक थे जो औपचारिक हो जाएंगे। अभी ऐसे औपचारिक समूह कौन से होंगे? मजदूर संघ, कृषक संघ, सरकारी कर्मचारी संघ, उद्योग मंडल, परंपरागत समाजों के जाति संघ या धार्मिक संगठन। आपने देखे होंगे अलग अलग धर्म के संगठन होते हैं, या उनके स्कूलों के जैसे सरकारी समूह के संगठन, जैसे यूनियन की बात करें, ठीक है ना, जैसे मजदूर यूनियन है, अलग अलग बात करें फार्मर यूनियन है, तो गवर्नमेंट उनका जो स्टाफ उसका यूनियन होता है। तो ये यूनियन होते हैं और यहाँ से ही व्यक्ति है वह उस संस्था के ऊपर अपना दबाव डालते हुए अपने कार्य को पूरा करवाता है। तो इस तरह से ये जो गतिविधियाँ होती हैं वही गतिविधियाँ राजनीति के अंदर व्यापक रूप में होती है। तो ये जो यूनियन की जो व्यवस्था है, जो व्यक्ति यहाँ पे छोटे छोटे समूह में रहते हुए सीख जाता है और इसी तरह से वो आगे एक बड़े तौर पे, यानी जैसे कोई व्यक्ति मजदूर संघ के अंदर रह रहा है, वहाँ से वो नॉलेज देता है तो मजदूर संघ में क्या गतिविधि हो रही है तो वो सीखता है, और इसी तरह से धीरे धीरे वो आगे राजनीति के अंदर अगर जाना चाहे तो वहाँ पे अपना करियर बना सकता है। तो इससे फिर वो नई पार्टी बनाएगा और राजनीति में आगे जाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे कृषक संघ के अंदर राजनीतिक और सामाजिकरण गतिविधियों को सीखते हुए वो आगे इस तरह का जो ज्ञान है उसका उपयोग कर सकता है। तो ये है जो स्वैच्छिक समूह है वो इसके अंतर्गत काम आते हैं। तो स्वैच्छिक समूह को जैसे मैंने अभी बताया है, स्वैच्छिक समूह के अंदर दो तरह के हो सकते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह, ठीक है ना, जिसकी हम बात कर सकते हैं कि जैसे मजदूर संघ, किसान संघ या धार्मिक संघ। तो इस तरह के बहुत से जो संगठन या संघ होते हैं, यूनियन होते हैं, जो व्यक्ति के संदर्भ में उनके अनस्वैच्छिक रूप में उसको राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में और अच्छा व्यापक रूप से ज्ञान उसे दे देते हैं। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अपना चौथा जो देखें यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका अभिकरण साधन यानी राजनीतिक समाजीकरण का चौथा साधन क्या है, तो जन संचार के माध्यम। और ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह का साधन हो गया। जनसंचार के साधन ये एक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया कह सकते हैं, रेडियो या न्यूज़ समाचार पत्र वगैरह है, न्यूज़पेपर, तो यहाँ से राजनीति के बारे में बहुत सी जानकारी है, बहुत सा ज्ञान है जो लोगों को मिल जाता है। और इस तरह से वो व्यक्ति और ज़्यादा अच्छे से राजनीति से आंतरिक रूप में यानी उनके पहलुओं से वो समझ सकता है, उनसे जुड़ सकता है, आगे राजनीति के बारे में वो इस तरह गतिविधियों को अपना सकता है। तो समाज में रहते हुए उसे सोशल मीडिया के माध्यम से और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से राजनीति का एक व्यवस्थित ज्ञान और उसकी घटनाक्रम, वो जो गतिविधियाँ है वो उसको समझ में आ जाती हैं। और इस तरह से ये आप पे ध्यान रखना है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी, ठीक है ना, न चाहते हुए भी उसे अप्रकट रूप में न चाहते हुए भी व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में ये हो रहा है, महाराष्ट्र में ये हो रहा है, तो ये राजनीति की जो हलचलें होती हैं वह हमें न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या फिर टीवी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम इससे प्राप्त होती है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो राजनीति की यहाँ पे हलचल जो होती है वह व्यक्ति वहाँ पे रहते हुए और समाज से जुड़े हुए मूल्य भी उसे वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये जो है राजनीति के बारे में जो ज्ञान है उस व्यक्ति को सोशल मीडिया और इस जन संचार के साधन है उससे इस व्यक्ति के ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं। इस तरह से वो राजनीति और सामाजिकरण के बारे में ज्ञान और जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो मूल्य उसे उस सोशल मीडिया से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हो गया अपना एक चौथा जो हम यहाँ पे बात करें राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में। तो देखिए, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि जन संचार के माध्यम लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण
लोकमत, जैसे पता है लोकतंत्र की भूमिका में यही होता है, लोकतंत्र का चुनाव के लिए प्रसार जो होता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये एक ऐसे माध्यम है जो लोकतंत्र का वातावरण बनाते हैं, और लोकतंत्र की गतिविधियाँ और वातावरण वो व्यक्ति के दिमाग में गतिविधियों को और सुचारू रूप से समझने में विकसित करती हैं। और इस नाते ये जो महत्वपूर्ण साधन है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यही आगे चलकर इस गतिविधि को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि आज के समय सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, संसार ऐसा माध्यम है जो किसी भी व्यवस्था को समझने में सहायक करा देता है। यानी ऐसे ये साधन है जो हमें किसी भी घटना की जानकारी वो पर्याप्त रूप में दे पाते हैं, भले वो राजनीतिक से संबंधित हो। तो इस तरह से सामाजिक गतिविधियों में ये महत्वपूर्ण होता है साधन के तौर पर। पाँचवा यहाँ पे देखें, राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल, ठीक है ना। संचार के साधन तो जैसे आपने देख लिए, जैसे हमें टीवी की बात करें या जो सोशल मीडिया है उसकी बात करें या न्यूज़पेपर की बात करें, तो इस तरह से ये संचार के साधन हो जाते हैं। अब राजनीतिक दल जैसे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पॉलिटिकल जिसका नेचर होता है, ठीक है ना, कौन सी पार्टी पॉलिटिक्स के अंतर्गत जुड़ी, यानी जो पार्टीज भी हैं जिनका नेचर क्या पॉलिटिक्स है, राजनीति से जुड़ी हुई पार्टियां हैं। जैसे अपने बात करें यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे बीजेपी है, ठीक है ना, या फिर हम जैसे बात करें कांग्रेस की बात करें, या अलग से जैसे अपने और भी अलग अलग हैं, जिसे हम बात कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की अलग से यूनियन है, आप पार्टी हैं। तो ये जो हम यहाँ पे बात करें तो ये मतलब बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत एक्टिव हैं, ठीक है ना, क्रियाशील है। तो राजनीति से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं उससे संदर्भ भी, क्योंकि वे जब जनमत यानी लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव होता है तब ये पार्टियां अपना व्यापक रूप में प्रसार करती हैं, और देश के हर कोने तक या हर गांव तक ये जो उनका जो पार्टी का जो है जो कार्य है वो वहाँ तक चलता है। तो इस तरह से उनके द्वारा ये जो जिस तरह से प्रचार होता है और जिस तरह से जनमत के लिए कह सकते हैं, सरकार के लिए जिस तरह से ये पार्टियाँ अपने आप को एक दूसरे से अच्छी साबित करती है और चुनाव होता है, तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मस्तिष्क में राजनीति की गहरी छाप छोड़ देते हैं। क्योंकि जब ये अपनी घोषणाएं बनाते हैं कि हम ये करेंगे, पार्टी वो दूसरी पार्टी हम ये करेंगे, ये सुधार करेंगे, तो इस तरह से व्यक्ति उनसे जुड़ जाता है और ये राजनीति के बारे में ये जो राजनीतिक दल है वो बहुत अच्छी समझ है, वो राजनीति के जरिए, ठीक है ना, लोगों में समाजीकरण के जो ज्ञान है वो उपलब्ध है वो बढ़ा देते हैं। तो इसको देखें, राजनीतिक दल अपनी प्रकृति से राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन हैं। ये दल राजनीतिक सामाजिकरण का कार्य दोहरे रूप में करते हैं। सत्ता प्राप्ति राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है। एक सत्ता प्राप्ति है, इस राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्ति, यानी सत्ता प्राप्त करना एक राजनीतिक घटनाक्रम होता है। और एक और तो राजनीति को व्यक्ति के घर की चौखट तक ले जाते हैं, और ये दल हैं वह उस व्यक्ति के घर तक जाते हैं, मतलब अपने वोट प्राप्त करने के लिए, मतलब वो राजनीति ही वो उस व्यक्ति के घर चौखट तक चली जाती है राजनीति, ठीक है ना। और दूसरी ओर सामाजिक व्यक्ति को घसीट कर राजनीति में ले जाते हैं। दूसरी ओर जो सामाजिकरण परिस्थितियाँ होती है वह भी उस व्यक्ति के साथ जुड़ती है, तो वह व्यक्ति उस सामाजिकरण से जुड़ते हुए सामाजिक जो परिस्थितियाँ उस व्यक्ति को घसीटते हुए राजनीति की ओर ले जाती है। तो इस तरह से ये जो राजनीति और सामाजिकरण व्यक्ति के संदर्भ में बहुत ही अच्छे से उसको राजनीति का एक साधन के तौर पर भूमिका निभाते हैं, सामाजिकरण के तौर पर भूमिका निभाते हैं, वो है राजनीतिक दल। फिर नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है भारत के अंतर्गत जैसे शासन व्यवस्था किसी से बात करते हैं, तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है राजनीतिक दल को प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में सक्रिय देखा गया है। जैसे अपने लोकतंत्र अपनी बात करें, ठीक है ना, तो अपने यहाँ पे बहुत सारे दल हैं, ब्रिटेन की, चाइना की, अमेरिका की, हर जगह राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, और ये राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं अपने सत्ता प्राप्त करने के लिए जनमत का सहारा लेती हैं, और इस तरह से वे हर व्यक्ति के चौखट तक जाती हैं और वहाँ से उनके मत प्राप्त करती है। इस तरह से राजनीति उनके व्यक्ति के चौखट तक जाती है, उसे राजनीति की ओर खींचती है, सामाजिक परिस्थितियाँ वो इसके साथ लाती हैं। तो ये राजनीति के साधन है, राजनीतिक समाजीकरण के जो साधन है वो राजनीति की तरफ उनको उन्मुक्त करते हैं। राजनीतिक दल कभी तो विद्यमान राज्य संस्कृति को सुदृढ़ करते हैं और कभी राजनीतिक संस्कृति विद्यमान व्यवस्था को प्रबंध लाने के जैसा है, एक तरह से व्यवस्था है, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक पार्टियां ही हैं, वो ही तो राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसको बदलने की दास्ता रखते हैं। क्योंकि जब बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार गिरती है, तो किस तरह से होता है, यानी पार्टियों की वजह से हो रहा है। तो ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं राजनीतिक क्षेत्र में। शासन और राज्य व्यवस्था से प्रत्यक्ष संबंध। नेक्स्ट है शासन एवं बात करें दूसरी
राज्य व्यवस्था से प्रत्यक्ष संबंध। जिस तरह से के लिए सरकार बन गई, ठीक है ना, तो सरकार यानी जो जो सत्ता है वो शासन कर रही है, तो उस शासन का राज्य व्यवस्था से प्रत्यक्ष संबंध। फिर वो राज्य व्यवस्था करती है यानी शासन व्यवस्था चलाती है, राज्य में कैसे करना है, तो वो सरकार बन जाती है। तो फिर इस तरह से वो अलग अलग योजनाएं चलाती हैं, महत्वपूर्ण योजना के तौर पर कार्य करती है, लोगों से आदान प्रदान या फीडबैक लेती है। तो इस तरह से क्या है कि जब वो शासन व्यवस्था है उससे लोगों का जब प्रत्यक्ष संबंध होता है, जैसे हमने अपने प्रतिनिधि को चुना और वो सरकार में गया, ठीक है ना, हमने इलेक्शन दिया और वो हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार के अंतर्गत है, वो शासक प्रशासक पद है वहाँ पे कार्य कर रहा है, लेकिन अगर सही से नहीं करा है तो देखा होगा आपने प्री परीक्षा करके, यानी व्यक्ति को वापस अपने पद से हटाने का भी अधिकार जनता को होता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम स्विट्जरलैंड में देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, किसी व्यक्ति को लोग वहाँ पे सुनते हैं और वह सरकार के अंतर्गत काम करता है, अगर वो सही से काम नहीं करता तो लोग वापस मतदान करके, ठीक है ना, उस व्यक्ति को वापस सरकारी पद से हटा सकते हैं, राजनीतिक शासन व्यवस्था से उसको हटा सकते हैं। तो इस तरह से लोगों का उस सरकार की गतिविधियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी किस तरह से राज्य व्यवस्था चल रही है, उसमें लोग जब कंटिन्यू उससे संपर्क में रहते हैं, तो इस तरह से लोग हैं वह उस राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जब जुड़े हैं, तो राजनीति और सामाजिकरण भी उस व्यक्तियों के साथ जुड़ रहे थे। यानी समाज में जो घटनाक्रम होती है, उस समाज में घटनाक्रम की वजह से लोग राजनीति के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं, और इस तरह से जो आदान प्रदान और प्रत्यक्ष व्यवहार होता है जब सरकार का लोगों से, तो यहाँ पे एक विशाल एक व्यापक रूप में लोग हैं वह राजनीति से संबंधित ज्ञान प्राप्त रखते हैं। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट, शासन व राज्य व्यवस्था से प्रत्यक्ष संबंध कैसे होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये जो मैंने 6 पॉइंट बताया वो राजनीतिक अभिकरण के क्या है, साधन है, जो राजनीतिक गतिविधि और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित, ठीक है ना, बहुत सारी जानकारी वो यहाँ से ये जो साधन है वो देते हैं। तो उपयुक्त राजनीतिक समाजीकरण के जो हमने देखे हैं साधन, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक समाजीकरण में प्रतीकों की भूमिका होती है। राष्ट्र जो सिंबल होते हैं, ठीक है ना, नेशनल जो एथम वगैरह, तो ये एक ऐसे तत्व हैं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति, राजनीति के प्रति स्वाभाविक जो भावना है वो उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक साधन के तौर पर होता है। दूसरी बात करें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, प्रतीक के सम्मान, मई दिवस में परेड, राष्ट्रीय राज्याभिषेक, राष्ट्रपति का उद्घाटन, तो ये जो महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय प्रतीक, ये राष्ट्रीय प्रतीक है वो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पैदा करते हैं, और राजनीति में ये जो प्रतीक है उनका सम्मान होता है। इन प्रतीकों का राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा सम्मान होता है, तो ये प्रतीक भी राजनीति से जुड़े हुए होते हैं और इनके द्वारा भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। समाजीकरण के अंतर्गत रहते हुए सम्मान, प्रतिष्ठा और उसके संबंध में ज्ञान। तो इस तरह से हमने ये देखा कि राजनीतिक समाजीकरण के साधन या अभिकरण कौन से है, वो किस तरह से गतिविधियों राजनीति में समाजीकरण की सीख है वो देते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं राजनीतिक समाजीकरण के नियामक। राजनीतिक समाजीकरण के नियामक तो को हम यहाँ पे इस तरह से समझेंगे, आगे जस्ट ध्यान देना है। राजनीतिक समाजीकरण के नियामक। तो ये देखिए राजनीतिक समाजीकरण के नियामक, नियामक क्या है तो इसको यहाँ पे समझिए। आगे देखिए राजनीतिक समाजीकरण के कुछ नियामक व सीमाएं हैं, ठीक है ना। नियामक एवं सीमाएं मतलब राजनीतिक समाजीकरण के कुछ लिमिट हैं जो यहाँ पे हमें समझना है, क्योंकि समाजीकरण के अंतर्गत जब व्यक्ति राजनीति से जुड़ता है तो कुछ लिमिटेशन है, कुछ ऐसे नियम है जिसको यहाँ पे हमें समझना है। तो राजनीतिक समाजीकरण के नियामक जिसको हम यहाँ पे सीमा के तौर पे भी जानेंगे, राजनीतिक समाजीकरण के कुछ नियम और उसकी सीमाएं। तो आगे देखिए राजनीतिक समाजीकरण के हम जैसे नियामक और सीमाएं की बात करें तो पहला जो तत्व है, जैसे हम पॉइंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, तो पहला राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, तो इसको देखें। राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप राजनीतिक समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और इस तरह से क्योंकि राजनीतिक जो व्यवस्था है वह राजनीति से समाजीकरण से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी रहती है। तो राजनीतिक व्यवस्थाएं
के अंतर्गत होता है, जैसे लोकतांत्रिक, सर्वाधिकार या अधिनायक तंत्र की ये प्रक्रिया होती है। यानी कोई देश है जहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, लोकतांत्रिक है, कहाँ पे सर्वाधिकारवादी है, कहाँ पे लोक तानाशाही जैसी शासन व्यवस्था है। तो इस तरह से अलग अलग स्वरूप होते हैं, मतलब राजनीति की व्यवस्था होती है, किस तरह का जो राजनीतिक नेचर वहाँ पे पाया जाता है, लोकतंत्रात्मक है या डिक्टेटरशिप है या अधिनायकता की जो बात करें वो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें प्रत्येक में राजनीतिक की व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूप होता है। लोकतंत्र है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा महत्व होता है, अधिनायक तंत्र है जहाँ पे कुछ व्यक्तियों के पास देश की पूरी सरकार है वो कंट्रोल में रहती है। तो इस तरह से अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप होता है और लोकतंत्र में खुलापन रहता है, जबकि लोकतंत्र का पूरी तरह से खुलापन है, जिसमें क्या है प्रत्यक्ष, यानी कोई पीछे छुपा हुआ पर्दा नहीं है कि उसके आगे क्या हो रहा है। लोकतंत्र है वो पारदर्शी व्यवस्था है जिसके अंदर लोग और सरकार जो गतिविधि है वो प्रत्यक्ष रूप में जुड़ी रहती है। तो इस तरह से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सहज, स्वाभाविक ढंग से और अप्रकट रूप से कार्य करती है। अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था है क्या है, समझिए इसको जगरनौत से युक्त होती है, यानी उसके पीछे गतिविधियां हैं वो लोगों से संपर्क में नहीं होती। तो इस तरह से हमें राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया ठीक रूप से कार्य कर रही है उसके बारे में ज्ञान हो जाता है और इससे लोगों के जनमानस में भी ये फर्क पड़ता है। और कभी कभी अगर कोई व्यवस्था सही से काम नहीं करती तो जनता का जो आक्रोश है वो फूट जाता है। मतलब राजनीतिक समाजीकरण के जो राजनीतिक जो व्यवस्था होती है वह उनकी व्यवस्था क्या है, यानी नेचर क्या है। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है, अधिनायक तंत्र है, राजतंत्र है। तो लोकतंत्री व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और राजनीतिक समाजीकरण के लिए बहुत ही, अगर जहाँ पे राजनीतिक समाजीकरण बहुत अच्छे लेवल पे होगा तो वहाँ पे लोकतंत्री शासन व्यवस्था होती है। अदरवाइज जो दूसरी शासन व्यवस्था यानी व्यवस्था है तो उसमें क्या होता है, लोग हैं वो सही रूप से जुड़ नहीं पाते, उनकी जो संतुष्टि है लोगों की वो सरकार के प्रति अगर पूर्ण नहीं हो पाती तो लोग उनका आक्रोश कर लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी है राजनीतिक समाजीकरण होगा वहाँ पे, और उसके लिए जरूरी क्या है कि वहाँ की राजनीतिक प्रकृति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस प्रकृति के अंदर हम बात करें तो ऐसी व्यवस्था में लोकतंत्र बहुत ही जरूरी होता है। लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो राजनीतिक समाजीकरण के लिए सही होता है। तो ये लिमिट के तौर पे यानी ध्यान रखना है कि अदरवाइज जो बाकी व्यवस्था है वहाँ पे लोगों के विद्रोह की भावना रहती है। नेक्स्ट देखें समाज में समाजीकरण की स्थिति। समाज में समाजीकरण की स्थिति, इसको देखना है कि समाज कैसा है। जैसे हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण तो व्यक्ति समाज में रहता है, उसका समाज कैसा है, उसके साथ समाज में जब उस व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार हो रहा है, उसे अपनी आय के संसाधन या अपनी जो बेसिक जो जरूरत है वो पूरी हो रही है, यानी समानता के अवसर मिल रहे या नहीं मिले, वह समाज में सुविधा संपन्न है तभी वो राजनीति के अंदर जुड़ सकता है। वरना अगर वह समाज में असुविधाग्रस्त है, ऐसी परिस्थितियाँ जिससे वो अपना खुद का विकास नहीं कर पाया तो राजनीति से जुड़ ही नहीं पाएगा। तो समाज में समाजीकरण की स्थिति कैसी है, समाज का व्यवहार, समाज का नेचर कैसा है, वह लोगों के पॉजिटिव वे पे है, लोगों का यानी उस व्यक्ति को, नागरिक को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर राजनीति समाज में अगर व्यक्ति है, नागरिक है, वो समाज के प्रति अपना अभिव्यक्ति भाव तब देगा जब समाज उसको बहुत कुछ अवसर देगा, समानता के रूप में, अवसर के रूप में, आर्थिक समानता के रूप में, तब वह राजनीति से जुड़ जाता है। तो समाज का नेचर कैसा है, यानी समाज किस तरह से व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि समाज लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा है तो व्यक्ति समाज को अपनाएगा नहीं, समाजीकरण नहीं होगा तो वहाँ पे राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया हो ही नहीं पाती है, और ज़बरदस्ती ऐसा करते तो विद्रोह भी हो पाता है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सामाजिक व्यवस्था, समाज की व्यवस्था है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, तीसरा जो पॉइंट है वो है राजनीतिक समाज के प्रति, राजनीतिक समाज के आदर्श। अब आदर्श को यहाँ पे देखना है तो देखिए, आदर्श यानी कुछ ऐसे वैल्यूज जो राजनीति के प्रति लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं। तो इसको देखें, राजनीतिक समाजीकरण के प्रतिमान या कई आदर्श भी राजनीतिक समाजीकरण को निर्धारित करते हैं। अगर किसी भी देश की राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत अच्छी, राजनीति मतलब उसका जो राजनीतिक जो व्यू के है वो बहुत अच्छा है, अच्छा होने का कारण क्या होता है कि वहाँ पे लोग राजनीति को एक सम्मान के तौर पे देखते हैं, राजनीति को एक महत्वपूर्ण करियर मानते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं। तो जब लोगों का राजनीति के प्रति सम्मान होगा, उस समाज के प्रति भी जब इसी तरह का सम्मान देंगे तो इस तरह से राजनीतिक समाजीकरण है वह वहाँ पे विकसित रूप में पाया जाएगा। तो आगे देखें
कि किसी राजनीतिक समाजीकरण द्वारा परंपरावादी, धर्माचार या पूंजीवादी को अपना आदर्श बनाया जा सकता है, जबकि कोई अन्य राजनीतिक समाज आधुनिकीकरण के परंतु निरपेक्ष या समाज को आदर्श बना सकता है। तो इस तरह से ये राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत राजनीतिक आदर्श को ज़्यादा देखा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे जो बात करें, फोर्थ जो है यहाँ पे पॉइंट, तो वो है जनसंपर्क के माध्यमों और अभिकरणों की स्थिति। अभिकरण, अन्य अभिकरणों की स्थिति। तो देखिए यहाँ पे जनसंपर्क यानी राजनीति के अंदर लोगों का उस सतह सरकार से किस तरह से संबंध है। राजनीति के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं वे उस सरकार से किस तरह से संबंध रखते हैं, उनका संबंध कैसा है। इनडायरेक्टली जब वो सरकार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, फीडबैक ले रहे हैं, सरकार की गतिविधियाँ, उनकी कमियों की आलोचना कर पाते हैं या नहीं, तो ये संपर्क कैसा है, ठीक है ना, वो यहाँ पे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर लोगों का उस राजनीतिक शासन व्यवस्था से संपर्क नहीं है तो वो सरकार कितना भी काम करे, लोग हैं उनके वैल्यूज को नहीं समझेंगे। और जब सरकार है लोगों से जुड़ी हुई नहीं होगी, उनसे प्रत्यक्ष रूप से जो परियोजना उससे जो काम कर रही है सरकार वह लोगों के हित के लिए नहीं कर रही है, लोगों का सरकार का लोगों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वो जो सरकारी व्यवस्था है वह अमहत्वपूर्ण हो जाती है, या फिर लोग हैं वह उस सरकार को अपनाएंगे नहीं, उस सरकार उस समाजीकरण को अपनाएंगे नहीं, तो जो उसकी वैल्यूज है वो खत्म हो जाती है। और अभिकरण की स्थिति, अभिकरण जैसे पहले अभी जस्ट बताया था कि कौन कौन से अभिकरण जो राजनीतिक समाजीकरण की व्यवस्था बनाते हैं, तो वो जो अभिकरण है वे अगर अभिकरण वो व्यवस्थित रूप में काम नहीं कर पाते, परिवार जो राजनीतिक संस्था है उसके द्वारा अगर व्यक्ति राजनीति के बारे में समझ नहीं सकता है तो राजनीति की गतिविधियाँ वो समझ नहीं पाएगा, तो राजनीति जुड़ ही नहीं पाएगा। और राजनीति के अंदर लोगों का राजनीति संपर्क कैसा है, वह डायरेक्ट रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जब व्यवस्था होती है तो वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पर राजनीतिक समाजीकरण की व्यवस्थाएं देखी जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा देखे जहाँ पे लोकतंत्री व्यवस्था नहीं है या बहुत ही कम महत्व होता है लोकतंत्र का, क्योंकि वहाँ पे लोग है वो राजनीति उस सरकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, तो यहाँ पे राजनीतिक समाजीकरण कम और ज़्यादा होना क्या किस पर डिपेंड करेगा, लोगों की उस सरकार के द्वारा संपर्क की स्थिति कैसी है, जनसंपर्क कैसा है उस सरकार से, या उस अभिकरणों की स्थिति क्या है। फिर है राजनीतिक संस्कृति, लास्ट में हमें आप पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति के क्रियाकलाप, व्यवहार, रीति रिवाज, जब वह व्यक्ति अपने समाज में जो रीति रिवाज, जो संस्कृति, जो पहनावा, जो ढंग है, जो परिवार से जो राजनीति के संबंध में जो सीखे हुए वैल्यूज है, वही परंपरा, रीति रिवाज और अभिकरण है जो समाज से सीखे हुए हैं, और राजनीति से कुछ तत्व उसमें शामिल है, उन तत्वों को, उन व्यवहारों को, उन राजनीति गतिविधियों को जब राजनीति में अपनाता है, राजनीति उन उसी की रीतियों को जिस तरह से वो अपना लेता है, यानी राजनीति के क्रियाकलाप, रीति रिवाज और संस्कृति फिर वो उसके साथ तालमेल में बैठाता है, तब राजनीतिक संस्कृति में जाती है। मतलब समझिए, व्यक्ति जो समाज में रहता है तो रीति रिवाज जो परंपरा होती है वो उसे संस्कृति के तौर पे उसके निर्माण में सहयोग देती है, और जब वह व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जाता है तो राजनीति के व्यवहार, रीति रिवाज, जो क्रियाकलाप है, किस तरह चुनाव होता है, क्या गतिविधियाँ होती है, तब वो उसमें वो अपनाता है। तो इस तरह से ये दोनों जब सामान्य संस्कृति और राजनीति की जो गतिविधियाँ दोनों जुड़ती हैं तो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। तो ये राजनीतिक संस्कृति है व्यक्ति के लिए सही यानी व्यक्ति के संदर्भ में जो राजनीतिक वातावरण में उसको सहयोग कर रहा है या नहीं, जहाँ मतलब जो व्यक्ति राजनीति के अंदर जा रहा है तो राजनीति उसके प्रति कैसा व्यवहार करती है, उसकी जो राजनीति की जो व्यवहार है, गतिविधियाँ, वो राजनीति की गतिविधियाँ व्यक्ति के लिए सही है या नहीं, पॉजिटिव है या नहीं। जैसे हम कहीं अगर स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ का वातावरण कैसा है, हमारे लिए अनुकूल है तो वह विद्यालय और हमारे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। वरना अगर विद्यालय का वातावरण हो, वो विद्यालय एजुकेशन योग्य नहीं है तो वो व्यक्ति है या वो मतलब जो बालक है वो उस विद्यालय में जाएगा नहीं। इस तरह से विद्यालय भी धीरे धीरे उसका महत्व कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे कहने का मेरा तात्पर्य है कि राजनीतिक संस्कृति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक समाजीकरण के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कृति है वो समाज को बनाती है, संस्कृति के द्वारा समाजीकरण होता है, और राजनीति के संबंध में जो गतिविधि घटनाक्रम है वो संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति के रूप में सामने आती है।
तो इस तरह से हमने जो लेसन समझा है कि राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत क्या है राजनीतिक समाजीकरण, उसके अभिकरण हम साधन देखें, फिर ये नियामक तत्व रेखा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समाजीकरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर महत्व की हम बात करें तो महत्व आपने समझ ही लिया होगा कि राजनीतिक समाजीकरण होना क्यों जरूरी है। क्यों है? क्योंकि लोकतंत्री व्यवस्था है। तो लोकतंत्री व्यवस्था में जब व्यक्ति राजनीति के मूल्य, राजनीति को अपने अगर अंतर्गत अपनाएगा, राजनीति की सीख, राजनीति की गतिविधियाँ, राजनीति की अंतर्गत क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, क्या काम कर रही है, कौन सी योजना है, सरकार का दूसरों से यानी विदेश से किस तरह संबंध है, तो ये राजनीति के मूल्य जो सीख है, जो ज्ञान है, वह व्यक्ति को समाज में रहते हुए मिलता है। तो समाज में रहते हुए मिलेगा तो समाज के अंतर्गत समाजीकरण होता है और राजनीति में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया की तरफ वो उन्मुक्त होता है। तो ये जो राजनीतिक समाजीकरण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा व्यक्ति है वह लोकतंत्र को बढ़ावा, व्यक्तियों और व्यक्ति के सरकार के बीच जो संबंध होता है इससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति का राजनीति के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण होता है और समाज की जो क्योंकि जब व्यक्ति राजनीति से जुड़ता है तो समाज का भी विकास करेगा और समाज में रहते हुए व्यक्ति राजनीति से जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये दोहरा लाभ हो सकता है। तो राजनीतिक गतिविधियां हैं और राजनीतिक जो कल्चर है वह व्यक्ति में महत्वपूर्ण होता है समाजीकरण के द्वारा। तो आपको फाइनली ये समझना है कि राजनीतिक समाजीकरण वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति के लिए भी सहयोगी और विकास उत्पन्न करती है और समाजीकरण जो प्रक्रिया है वो राजनीति के अंतर्गत लोकतंत्र का एक व्यवस्थित रूप है वो प्रकट करती है। तो इसके बारे में डॉक्टर S.P. वर्मा ने कहा कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विशेष स्थान है। यानी ये समाजीकरण अगर कोई व्यक्ति हो जाता है राजनीतिक समाजीकरण, तो आधुनिक परिवेश में ये राजनीतिक समाजीकरण एक नए आयाम तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आज परिस्थितियाँ राजनीतिक समाजीकरण के महत्व को सभी पक्षों पर स्वीकार कर लिया है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण है वह व्यक्ति की शुरुआती उस राजनीति लोकतंत्र से जुड़ने का एक अंग है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहें तो समाजीकरण के द्वारा संभव हो पाता है। आधुनिक राजनीतिक समाज में राजनीतिक संस्कृति की स्थिति ऑक्सीजन और प्राणवायु के समान होती है और राजनीतिक संस्कृति की जीवन धारा राजनीतिक समाजीकरण की देन है। तो ये संस्कृति है कहीं ना कहीं राजनीतिक समाजीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीति रिवाज कल्चर है वो समाजीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से अपना जो लेसन है वो आप समझ गए होंगे। अपना जो 15 जो लेसन है वो यही समाप्त हो रहा है। इससे संबंध में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हो सकता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो उसका वीडियो ही आपको एक मिल जाए जिससे आप अच्छे से समझ सको। और डायरेक्टली अगर आप जो कन्फ्यूजन है तो आप रूबरू कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं या मिल सकते हैं, उससे लेसन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आपको ये पढ़ना ही नहीं समझ आया तो वापस देख सकते हैं और पढ़िए, इसको समझिए, ठीक है ना, और कंटिन्यू रखिए इसको, क्योंकि नेक्स्ट जब हम आएंगे तो अपना नया लेसन होगा, ठीक है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।